वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये शेर पाकिस्तान की मईशत की बेहतरीन नक्काशी करता है, क्योंकि हर हुकूमत हम देखते हैं कि जब आती है तो वो तरक्की के दावे बड़े करती है और साथ साथ बिलखुसूस एक्सपोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो उसके लिए बड़े इनकलाबी इक़दामात के दावे करती है और अज़ाइम का इजहार करती है। लेकिन उन तमाम चीज़ों पर पानी उस वक्त फिरता है जब हमारी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जो पॉलिसी सामने आती हैं तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब निगेट हो जाती हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई शख्स या कारोबारी इदारा हो जो FBR की पॉलिसी से खुश हो या कम अज़ कम मुतमईन हो। मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने शो कर रहा हूँ और हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के हवाले से, वो भी एक ज़राई मुल्क की। जब हम बात करते हैं सो कॉल्ड अपनी एग्री इकॉनमी की, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान को एक एग्री इकॉनमी डिक्लेयर करते हैं, तो सिर्फ 6 महीने की अगर बात करें, जनवरी से जुलाई 2025 पाकिस्तान की ज़राई बरामदात की सूरत हाल, उसमें हम देखते हैं कि चावल की बरामदात में 80% कमी हुई है। जी हाँ, चावल की जो एक्सपोर्ट हैं वो 80% डिक्लाइन हुई है। और जो जनवरी तक जुलाई 2024, एक साल पहले जो चावल की एक्सपोर्ट थी वो 39,99,679 मैट्रिक टन चावल जो है वो एक्सपोर्ट हुआ था, जबकि इस साल सिर्फ 8,03,667 मैट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट हुआ। 80% डिक्लाइन हुआ। और जो यूरोपीय यूनियन के हवाले से बात करें, वहाँ पर भी पाकिस्तानी चावल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 83% की कमी हुई है, डिक्लाइन हुआ। जो पिछले साल 6 महीने में हमने 3,09,689 मैट्रिक टन चावल जो है वो एक्सपोर्ट किया था, इस साल सिर्फ 50,000 टन जो है वो मैट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट हुआ। जो हमारी यानी पाकिस्तान की कॉर्न की एक्सपोर्ट थी वियतनाम के लिए, वो एक साल में 0 पर आ गई है। और ये नंबर ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे चलकर। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि जनाब जो पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल इस तरह की रही, पाकिस्तान में सैलाब इतने आए कि हमारी मईशत जो है और बिलखुसूस जो हमारी एग्री इकॉनमी बुरी तरीके से मुतासिर हुई। आज इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और जब मैं बात कर रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी की, तो वह ऐसी क्या पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर वायलेशन हुई और जिसकी वजह से आज हम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी नहीं बना सकते। पाकिस्तान अपनी बेसिक जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनको भी इम्पोर्ट करता है। मेरे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तस्नीम अहमद साहब, जो कि साबिक डायरेक्टर जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ बाबर खान दुर्रानी जो कि एक्सपोर्टर हैं और वो इस वक्त रिप्रेजेंट करेंगे कि जनाब एक्सपोर्टर्स जो है वो पाकिस्तान का बिलखुसूस फ्रूट्स के हवाले से, वेजिटेबल्स के हवाले से उसके साथ कितनी ज़्यादती हुई है। सबसे पहले जी मैं आपसे ही शुरू करूंगा। बाबर साहब, ये बताइए कि जब बात की जाती है एक्सपोर्ट, हमारी एग्री एक्सपोर्ट 80% और गिर एक आम जो उसके लिए स्टेटमेंट दिया जाता है वो मौसम के ऊपर सारी चीज़ें डाली जाती हैं, क्या वाकई ऐसा है? अस्सलाम वालेकुम। पहले इमरान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें इनवाइट किया और इस स्पेशल इशू को आपने उठाया। सर, एक्सपोर्ट का ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से भी है, पर इसके अंदर गलत पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट इस वक्त डिपार्टमेंट्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो रही है। लास्ट ईयर का अगर आप डेटा के ऊपर अभी आना चाहें तो आई कैन स्टार्ट विद डेटा। लास्ट ईयर पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट 1,25,000 टन की थी इन टर्म्स ऑफ मैंगो। आपको पता है मैंगो इस डिप्लोमेसी ऑफ पाकिस्तान, और मैंगो को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। हमारा मैंगो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, साउथ अफ्रीका, मतलब यू नेम इट वी हैव इट। और एक डिप्लोमेसी चली आ रही है मैंगो की, और मैंगो की एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ी है। इस साल डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ SOPs बनाई गई और उस पर बोला गया SOPs बनाई गई जिसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे एक्सपोर्टर्स को बिठाया गया और बताया गया कि आपको सर्टेन SOPs हैं जो फॉलो करनी है। ठीक है, मैं आता हूँ ज़रा उन SOPs की तरफ जो है वो बिट बाय बिट हम आएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि हमेशा हमने देखा कि जनाब यूरोपीय यूनियन की तरफ से कोई मेरे ख्याल से
31 के करीब इंटरसेप्शन हुई, जो मदाखलत हुई पाकिस्तानी, एतराज़ात हुए पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और यही चीज़ वियतनाम की तरफ से भी वो बारहा वार्निंग नोटिस जो है वो जारी किए गए। इन इंटरसेप्शन के बारे में बताइएगा, ये क्या होती हैं, और फिर दूसरा क्या ये रेगुलर प्रैक्टिस है? अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस है तो इसका मकसद क्या होता है कि इसको इम्प्रूव किया जाए या नहीं किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। आपने इंट्रो में जो फिगर मुझे बताई हैं, पहले तो उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ बड़ी अलार्मिंग है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है जो बढ़नी चाहिए थी विद द सो कॉल्ड एक्शन जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिए, उसकी बजाय वो 80% तक रिड्यूस हो गई हैं। उसमें मतलब एक तरफ तो बात की जा रही है इस्लाहात, रिफॉर्म प्रोसेस और सारी चीज़ें, और नंबर्स आप देखें जनाब, और आपकी जो पेस्टिसाइड्स की इंपोर्ट कहाँ पे, मेरे ख्याल से कितने क्या फिगर होता था, $100 मिलियन के आप वो बढ़ गई इंपोर्ट करते थे, अब $400 मिलियन की आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ईल्ड है वो सबकी सब तबाह हो गई। जहाँ तक आपने इंटरसेप्शन की बात की, इंटरसेप्शन रेगुलर फिनोमेनन है। कोई भी इंपोर्टिंग कंट्री पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट देगा, और रिक्वायरमेंट से कोई प्लस माइनस हो गया, वहाँ पे अराइवल पे कुछ उन्होंने कोई इंसेक्ट पकड़ लिया या कोई पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ का मसला आ गया या एफ्लाटॉक्सिन का मसला आ गया, तो वो उसको रोकेंगे। बाज़ कंसाइनमेंट में ट्रीटमेंट करके वो अलाउ कर देंगे, लेकिन बाज़ को वो डिस्ट्रॉय भी कर देंगे और बाज़ को वो री एक्सपोर्ट भी कर देंगे। ये कोई मतलब इतना एक्शन ऐसा नहीं है कि जिसको आप सो हार्ड ले लें। अभी आपने 31-32 कंसाइनमेंट की बात की, पिछले 6 माह में इंटरसेप्शन और राइस पे हुई यूरोप में। सिमिलरली पिछले साल भी ये इतनी थी अपने इंटरसेप्शन, जबकि हमारी एक्सपोर्ट इससे 80% ज़्यादा थी। और 32 पे पता नहीं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या हुआ या उसको ब्रीफ किया गया, इन्होंने ना सिर्फ वो जो फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्टर थे जिन्होंने वो सर्टिफाई की थी चीज़ें, उनको ना सिर्फ FIA के थ्रू अरेस्ट करवाया, DG साहब को रिमूव किया जो टेक्निकल बंदा था। अच्छा। और FIA के केसेस करवा के उनको 3-3 माह बंद किया, और अभी मुझे पता चला है कि उन पे अभी कोई डिपार्टमेंटल इंस्पेक्टर पे, फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्टर पे कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ शोकाज और उन पे कोई पर्सनल हियरिंग भी चल रही है। अभी मतलब वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, और अभी 32 या 31 दोबारा होगी इंटरसेप्शन। इस पे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, इसमें कोई कुछ नहीं दे रहा। मैं नाज़रीन आपसे जो वियतनाम की बात कर रहा था, तो वियतनाम के लिए जो पाकिस्तान का जो कॉर्न था उसके फिगर भी मैं आपसे ज़रा शेयर करता हूँ। 2024 में 1,80,000 मैट्रिक टन पाकिस्तान से कॉर्न जो है या मकई जो है वो एक्सपोर्ट हुआ, और इस साल ये 0 हो गई है। इस साल ये 0 हो गई है, और इसमें कहा यह गया कि जनाब इंटरनेशनली प्राइसेस जो हैं वो कॉर्न की वो कम है, लिहाजा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना जो है वो सूदमंद नहीं होगा। पाकिस्तान में जो है प्रोडक्शन इसकी कम है और खपत ज़्यादा है, जबकि हकीकत ये थी कि जनाब मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो पीछे से चीज़ें पता चली हैं कि मुसलसल वियतनाम की गवर्नमेंट जो है वो इंटरसेप्शन उसकी जारी थी, वो इंटरसेप्ट कर रही थी, वो बता रही थी कि आपकी जो कॉर्न यहाँ पर आ रही है, इसमें कीड़े मार अद्वियात की बाकियात मौजूद हैं, जो मिनिमम जो रेजिड्यू लेवल है उसकी वायलेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर आसानी ये समझी गई कि वो चीज़ ही हमने नहीं की। जी सर, अब ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है इसको एकदम से ब्लैंकेट कवर दे दिया जनाब। जो इंटरसेप्शन होती है इसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए? तो रिगार्डिंग मैंगोस बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर तो आपको जैसे इंटरसेप्शन एक नॉर्मल फिनोमेना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसमें आप नई SOPs बनाए उस इंटरसेप्शन को कम करने के लिए, और इजी वे होता है। मगर इंटरसेप्शन आती हैं क्योंकि हर मुल्क अपने लिहाज से SOPs फॉलो करता है। यानी ये सिंपल मुदाखलत है, वो चेक करते हैं कि आपकी चीज़ सही नहीं है, इसको बेहतर करें। अगर चीज़ सही नहीं होगी वो उसको रिटर्न कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसका ना पाकिस्तान में बेहतरी की जा सकती है कि उसके लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि लास्ट ईयर जो इंटरसेप्शन हुई उसके ऊपर नोटिस लिया गया और DG जो है उसको रिमूव भी किया गया और FIA से उसकी इंक्वायरी भी हुई, ये सारी चीजें हुई। तो अभी ऐसा कुछ नहीं। तो सर अभी भी यही हो रहा है ना, 32-33 इंटरसेप्शन तो अभी भी आ चुकी हैं, और कुछ भी जो पिछली दफा हुआ था वो अब कुछ भी नहीं हो रहा। इंटरसेप्शन तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। ठीक। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि इम्पोर्टिंग कंट्री की कंडीशंस है जो कि आपने अंडर IPPC क्वालिफाई करनी है। इंपोर्टिंग कंट्री आपको वो
स्टैंडर्ड दे देता है, आपको वो कंसाइनमेंट की जो है रिक्वायरमेंट वो दे देता है, और उसमें उसने इंश्योर करना है कि उसके जो कंट्री में पेस्ट नहीं है, इंसेक्ट नहीं है, डिजीज़ नहीं है, वो अलाउ नहीं करेगा। ओके। और उसके लिए आपने एक गाइडलाइन बनानी है जो कि डिपार्टमेंट ने डेफिनेटली बनाई होगी, उसको कंप्लाई करना है आपने। इवन देन उसमें 1-2% प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर आप वो कंप्लाई करेंगे कंडीशन तो इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे वियतनाम है, वियतनाम का तो बहुत अच्छी मार्केट थी हमारी उसकी कॉर्न की, लेकिन उसमें जो मेरी इतला है उसमें ये है कि वो 1-2 इंटरसेप्शन आई जिस पे उन्होंने नॉन कंप्लायंस भेजा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को। उस पे आप अगर वो रोक के बैठ जाएंगे, वो जो नॉन टेक्निकल डीजी है उसने सुना है कि उसने एक्सपोर्ट ही बंद कर दी कि हम वो काम ही नहीं करो जिसमें मसला हो। यस, जिसमें कोई नॉन कंप्लायंस आए हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते। क्यों? कि वो जो नॉन कंप्लायंस आएगी तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। नाउ अब ज़रा आम की तरफ आ जाते हैं। आपने मैंगो डिप्लोमेसी की बात की, और ये मुझे बताइए कि बल्कि आपसे बात करने से पहले ज़रा मैं नाज़रीन के साथ एक लेटर शेयर करूँगा, और ये लेटर ज़रा स्क्रीन पे हम दिखाएंगे क्योंकि ये अप्रोच किया था ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को जो है वो अप्रोच किया था और कहा था कि जनाब ईरान के लिए पाकिस्तान से जो मैंगो एक्सपोर्ट होता है, आम एक्सपोर्ट होता है, उसमें उन्होंने कुछ वेवर मांगा था ई फॉर्म के लिए कि उनको उसमें वेवर दिया जाए। तो क्या रहा फिर उसका? वो तो मंजूर हो गया था। तो मंजूर हो गया। मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमारी ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन है, इसके पैटर्न चीफ वहीद अहमद साहब हैं। ये उनकी काविश थी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने $100 मिलियन का वेवर लिया है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे टू ईरान तो हमें $100 मिलियन के FI नहीं देने पड़ेंगे, मीन्स डॉक्यूमेंट हमें नहीं देने पड़ेंगे, एंड वी कैन एक्सपोर्ट टू ईरान टिल फॉर $100 मिलियन, जो बहुत बड़ी बात है कि आपको गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फेवर दिया था। पर उसको ये सिर्फ मैंगो एक्सपोर्ट के लिए दिया गया दिस सीजन, सिर्फ इस साल के लिए दिया गया था। और मैंगो दिया गया था $100 मिलियन का, जिसको आज के दिन भी हम अवेल नहीं कर पाए, क्योंकि नहीं कर पाए सर। ये बहुत बड़ा काम किया था एसोसिएशन ने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, पर हमारा टारगेट अब पाकिस्तान का ये हो गया कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ानी, हर उस काम को बंद कर देना है जिसके अंदर एक्सपोर्ट होनी हो। तो सर हमें तो फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में चाहिए ना। नहीं तो जो देखें, जो 2-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने कहा कि सिर्फ आम की बरामद तक महदूद रहेगा, फिर ये इस सीजन के लिए महदूद रहेगा, $10 करोड़ की आपने वो बात की। फिर साथ ही साथ आपकी जो एसोसिएशन है उसको पाबंद किया गया कि वो रेमिटेंस जो है उसको लाने को यकीनी बनाए, और ये सारी नहीं सर, इसके अंदर $100 मिलियन का वेवर दिया है कि आपको डॉलर्स भी लेके नहीं आने पाकिस्तान में। इट्स अ वेवर, इट्स द फर्स्ट टाइम गिविंग टू पाकिस्तान कि आपको $100 मिलियन का FI डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं कराना, ओके फॉर्म, और आपको $100 मिलियन इसको कंफर्म करते हैं। लेकिन ये तो अगर इतनी अच्छी चीज़ थी तो इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? इसके लिए तो कहा गया था कि जनाब बहुत सख्त SOPs बनाए गए थे। पहले ज़रा SOPs के ऊपर आए, वो SOPs क्या थे? सर असल में मैंगोज़ की कंडीशंस होती हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है मैंगो के लिए। दुनिया की जो भी जदीद मुल्क हैं वो आपके मुल्क से जब मैंगो लेते हैं तो ट्रीटेड मैंगो लेते हैं। अभी आप पूछेंगे हॉट वाटर ट्रीटमेंट मैंगो क्या होता है? ट्रीटेड मैंगो होता है जब आप 48 डिग्री सी पे 65 मिनट मैंगो को प्रोसेस करते हैं। 48 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 65 मिनट आपने आम को रखना है, तो प्रोसेस करना है हॉट वाटर के अंदर। अच्छा, ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। ट्रीटमेट करना है आपको, और ये कंपलसरी है? एक कंपलसरी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया भेजना है, साउथ कोरिया भेजना है, आपने ईरान भेजना है, चाइना भेजना है, जॉर्डन भेजना है, जो अच्छे मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप हॉट वाटर ट्रीटेड मैंगो भेजेंगे। ओके। और ईरान की बड़ी मार्केट है, बड़ा पोटेंशियल है। आपकी टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 1,25,000 टन है, टोटल एक्सपोर्ट। उसमें से पिछले साल जो 50,000 टन था वो सिर्फ ईरान की एक्सपोर्ट थी पिछले साल। अच्छा। तो मीन्स ये हो गया कि 40% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इज टू ईरान राइट नाउ। और सर ये इस साल क्या हुआ है कि वो जो पिछले साल एक्सपोर्ट पहली जुलाई तक हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 28 से 30,000 टन हो जाती थी, वो सिर्फ 3,000 टन तक महदूद रह गई। क्या अलार्मिंग नंबर है सर। मैं थोड़ा सा आप इसको ऐड अप कर दूं। बड़ा अच्छा बताया बाबर साहब ने। वो जो ट्रीटमेंट है ना, हार्ट ट्रीटमेंट, दैट इज़ कॉल्ड इज फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट। उसमें इंश्योर आपने ये करना है कि मैंगो फ्रूट फ्लाई सीरियस पेस्ट है हमारे हाँ सारे मैंगो एरिया में प्रेवलेंट है, उसको किल करना है। यानी कहा जाता है कि 11 किस्म के जरासीम जो है वो एक आम
आम के अंदर होते हैं जो दरख्त पे होता है, ठीक है, और खाने से पहले उसको ट्रीटमेंट जो यहाँ पर किया जाता है जो एक्सपोर्ट उसमें, ये बेसिकली फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट है कि आपने मैंगो फ्रूट फ्लाई को किल करना है, इनएक्टिव करना है या फिनिश करना है कि वो फ्रूट के साथ कैरी होके इंपोर्टिंग कंट्री में ना जाए। और उसी की डिटेल अपने बाबर साहब ने बताई है। फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट दैट इज सर्टिफाइड बाय एक्सपोर्टिंग कंट्री IPPO, NPPO, और दूसरा इंपोर्टिंग कंट्री ने भी करना है। दोनों तरफ से ये एक जो है वो बाढ़ है। एक छोटे से वीडियो परमिशन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। नाज़रीन, इंतहाई अहम डिस्कशन पॉलिसी मेकिंग के हवाले से और लेटर ऑन क्या हुआ, कहाँ पे किस तरह की वॉलेशन है, ये भी हम आपके सामने आज शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही थी हॉट वाटर ट्रीटमेंट आम की, जो मैंडेटरी है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के हवाले से, और उसकी जो वायलेशन जिस तरीके से हुई है उसमें जो ऑपरेशनल इश्यूज सामने आए। हमारे साथ बाबर दुर्रानी साहब भी मौजूद हैं और तस्नीम अहमद साहब भी मौजूद हैं। बाबर, ये बताइएगा कि एक शर्त हम उसमें डिस्कस करना भूल गए, वो ये था कि इसके लिए एलिजिबल सिर्फ वही होंगे इस वेवर के लिए जो कि मेंबर होंगे आपके इस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन है उसके। तो कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितने लोग थे जिन्होंने ये अवेल की? किसी ने नहीं की अभी तक। जो एलिजिबल मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, एलिजिबल ही हैं। जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है मैंगोस की या जो भी एक्सपोर्टर्स है वो एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होता है। हाँ। ताकि उसको ग्रीन चैनल मिले और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ईजिली कर सके। तो अभी तक ये फैसिलिटी कोई भी अवेल नहीं कर पाया क्योंकि एक्सपोर्ट हुई थी, छोटी सी है, पहली तारीख तक 3000 टन की हुई थी। हाँ। और ये इम्प्लीमेंट अभी हुआ है थोड़े दिन पहले। जो नहीं, मेरे ख्याल से अगर ईरान की बात करें तो फिर वो वॉर फैक्टर भी आ गया होगा ना। तो उसके बाद ये लेटर ही आज से कोई 10 दिन पहले आया, उससे पहले वॉर खत्म हो चुकी थी। अच्छा, ये उसके बाद लेटर आया है जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें आसानियां दी। ओके, ये जो SOPs थे यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। बड़ी जनाब मॉनिटरिंग के लिए आपके CCTV सर्वेलेंस जो है वो ज़रूरी होगी, फिर इंस्पेक्शन होगी, फिर इंस्पेक्टर्स वहाँ पे होंगे, ऑडिट, ये क्या सारी चीज़ें। तो इन्होंने मई के अंदर एक नई SOP बनाई जो पिछले साल नहीं थी। उसमें ये बोला गया कि अब जो भी फैक्ट्री ऑपरेट करेगी उस हर फैक्ट्री के अंदर सर्वेलेंस कैमरेज होने चाहिए और उसके अलावा PSI इंस्पेक्टर्स मौजूद होने चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के अपने इंस्पेक्टर्स भी होने चाहिए उस प्लांट के ऊपर। और जब ये आप सब चीज़ें रख लेंगे तो फिर आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, ये तो बड़ा अच्छा इक़दाम था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ यही चाहिए था कि अगर उसका वो जो है वो ऑटोग्राफ क्या होता है कि वो जो जिसमें वो डेटा लॉगर और डेटा लॉगर देख लें। हाँ। वो आपको बता देगा कि जी कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम पे ट्रीट हुआ, वो देख लें आपको। वो दैट इज ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट, वही काफ़ी है। नहीं तो चलो उन्होंने मेक श्योर किया ना कि इतनी सारी। सर हम एक्सपोर्टर जितने भी उस मीटिंग में बैठे हम सब ने ये एग्री किया SOPs के लिए कि वी आर एग्री ऑन दिस SOPs। ओके, चलिए अच्छी बात थी, वेवर मिल गया था, मार्केट खुली थी, ओके करेंगे। एंड वी वांट टू एक्सपोर्ट बिग टू अदर कंट्रीज। हमारी कोशिश यही थी कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और हमें SOP अगर गवर्नमेंट बोल भी रहे फॉलो करने के लिए तो हम फॉलो करने को तैयार हैं। पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर फॉलो की जाए तो ऑल, जैसे फॉर एग्जांपल 22 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये SOP सबके लिए हो। ऐसा ना हो कि सर्टेन अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए, बॉर्डर सबके लिए हो ना। ये तो ना हो कि SOP एक प्लांट वाले की अलग है और दूसरे प्लांट वालों के लिए अलग है। तो पिक एंड चूज हुआ सर, पिक एंड चूज ही हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज हुआ सर। एक्सपोर्ट को ख़त्म करने में जो मेन मसला आया वो यही हुआ कि आपने पिक एंड चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 21 कंपनीज थी जो एक्सपोर्ट कर सकती थी हॉट वाटर ट्रीटेड करने के बाद, उनमें सिर्फ 2-3 को या 4 को इजाज़त दी जाती रही। हमने मनपसंद लोगों को बिठा के कि वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके या विदाउट प्रोसेसिंग भी माल भेज सकें। नहीं, विदाउट प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं? उनके पास ये कैमरे कहाँ गए? कैमरे तो लगे होंगे ना। वो बाकियों के पास कैमरे चला रहे थे और जो उन प्लांटों को चलाना चाहते थे उनके पास कैमरे बंद होते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वहाँ पे इंस्पेक्टर भी अपनी मर्जी का लगा देते थे। सर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे नहीं, क्या इस लेवल तक भी आए कि डायरेक्ट बाग से आम तोड़ के और फिर प्रोसेस कर दे या एक्सपोर्ट कर दे? प्रोसेस तो सर एक्सपोर्ट कर दे जी। हम आपके पास मीडिया में बैठे हैं और ये बात हम नहीं करना चाहते क्योंकि एक्सपोर्ट कंट्रीज़ को अगर ये पता चलेगा हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए। तो प्रोसेसिंग तो हो रही है। हम चाहते हैं कि प्रोसेसिंग को विजिलेंट किया जाए, जिस तरह SOP फॉलो हो रही है वो इक्वल टू एवरीबडी हो वो काम। ऐसा ना हो कि मेरे कहने से आपके कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो भी तो देखेंगे ना कि किस चीज़ में आ रही है, क्या इंटरसेप्शन ऐसी थोड़ी आ रही होती है, वरना तो इंटरसेप्शन ही नहीं आती। जी
तो सर मेरी तो गुजारिश यही है कि चले आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, को और मुश्किल में नहीं डालना ठीक है, नहीं हम तो चाह रहे हैं कि वंस फॉर ऑल ये चीजें बेहतर हों। सर अगर इस तरह की शिकायत से प्लीज वी हैव टू गो टू फॉर इम्प्रूवमेंट। हाँ, मुझे याद है, देखें होता है ना, हम कभी भी बहुत सी जगहों पे होता है कि किसी बैंक के हवाले से कोई ख़बर आती है तो फिर ज़ाहिर है कि उसकी अपनी इंटेग्रिटी भी दाव पे लगी होती है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक ब्रोकरेज हाउस जो है उसके अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था और उसका CEO जो है वो फिर पकड़ा गया, और वो जो बैंक था UAE बेस्ड बैंक, उन्होंने कहा नहीं आप पूरी करें, आप बेशक नाम लें हमारा, लेकिन अपनी चीज़ें सही करें वहाँ पे। तो ऐसी भी मिसालें। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि बैंकिंग में वो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन हैं। सिमिलरली प्लांट प्रोडक्शन में भी एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्रूट्स वेजिटेबल की, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन हैं, नोटिफाइड हैं, अप्रूव्ड हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो मच सो रूल्स रेगुलेशन ऑफ द पर्सन हु विल लीड उस डिपार्टमेंट को, उसके भी डिफाइन हैं कि वो एंटोमोलॉजिस्ट हो, वो उसकी ये मास्टर क्वालिफिकेशन हो, वो इस तरीके से रिक्रूट हो के आए, मतलब टेक्निकल पर्सन हो, बीए के साइंटिस्ट, उस चीज़ को सर्टिफाई करे एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आई हैं। ठीक, और वो वही बंदा कर सकता है जो वो सिमिलर क्वालिफिकेशन रखता है। अगर उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो कस्टम से आ गया। मैं इसके ऊपर भी आऊँ, मैं ज़रा गुफ्तगू को जब समेटूंगा तो उस तरफ आऊँगा। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला रहा है। और हमारे यहाँ ये भी हमने देखा कि जनाब एक बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर जो है वो वज़ीरे पेट्रोलियम भी रहे। ये इस मुल्क में पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन वो तो ज़ाहिर है कि चलें एक वजारत की बात है, लेकिन जिन लोगों ने पॉलिसी लेकर चलनी है, बनानी है, ब्यूरोक्रेसी ने, वहाँ पर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसका एक अल्टीमेट फिर एक नुकसान होता है जो कि आज एक्सपोर्ट्स फिगर के साथ हमारे सामने। अब ये बताइए कि जनाब ये जो मामला था 3 दिन पहले एक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी कराची में आती है और आपके डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के हेड ऑफिस जो है उसका दौरा करती है और वहाँ पर स्टेक होल्डर्स आके बैठते हैं, एक्सपोर्टर्स आके बैठते हैं और शिकायत के अंबार लगा देते हैं। तो वहाँ पर वो जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी फाइंडिंग्स क्या थी जनाब? सर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, डिपार्टमेंट के अंदर ही उन्होंने अरेंज की थी और बाकी सेनेटर हजरात भी उसमें शामिल हुए थे और मसरूर एहसान साहब उसको लीड कर रहे थे एज चेयरमैन उस कमेटी को। सो उन्होंने यही बात जब डिस्कशन चली आगे, जब उन्होंने मालूमात ली तो एक डायरेक्टर के पास 3 चार्ज थे। एक डायरेक्टर के पास 3 चार्ज थे। और उन्होंने ये भी डायरेक्टर जनरल साहब से गुफ्तगू की कि भाई आप तो नॉन टेक्निकल बंदे हैं और आपको एक टेक्निकल पोस्ट दी हुई है और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट है टेक्निकल। ये DG DPP के हवाले से बात हुई है, डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। सर DG DPP शुड बी एंटोमोलॉजिस्ट। उसकी जो स्टडीज हैं, जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो एंटोमोलॉजिस्ट होना चाहिए, माहिर हयातियात। या और यहाँ पे DG साहब की नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा मैं, पर या उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एंटोमोलॉजिस्ट नहीं है और वो इस पोस्ट पे आके बैठे हुए हैं जो कि मुल्क के लिए नुकसान पहुंचा रही है। तो इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी ने भी एतराज उठाया, बहुत गुस्सा किया उन्होंने बोला ये गलत हो रहा है, बिल्कुल आपने मुल्क की एक्सपोर्ट तबाह कर दी है, मुल्क की एक्सपोर्ट बिल्कुल आप डिक्लाइन पे ला चुके हैं, चावल कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, चावल में बहुत उन्होंने शदीद एतराज़ात गुस्सा किया चेयरमैन साहब ने कि आप चावल की एक्सपोर्ट कहाँ पहुँचा चुके हैं, कहाँ 50,000 टन की मैंगो की एक्सपोर्ट थी टू ईरान, आप उसको कहाँ 3,000 टन पे लेके जा चुके हैं, आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? आप एक तो इनकॉम्पिटेंट भी हैं, ऊपर से डिपार्टमेंट के जो नीचे लोग बैठे हैं वो करप्शन भी कर रहे हैं। सर मसला ये नहीं है कि आप इनकॉम्पिटेंट हो, कि अगर आप करप्शन भी रोक ना पाएँ तो फिर कैसे काम चलेगा? आप करप्शन भी हो रही है साथ साथ, इनकॉम्पिटेंस भी हो रही है साथ साथ। ठीक है, अच्छा अब साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे ना अभी सर्वेलेंस के हवाले से सारी चीज़ों में, तो उसमें करप्शन किस तरह का एलिमेंट, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो रिपोर्ट हुआ उस मीटिंग के अंदर कि ब्राइब लेकर और बाईपास किया जा रहा है सारी सर्वेलेंस को और सर्टिफिकेट्स। फिर ये भी कहा गया कि जनाब ये 2000 गज के प्लॉट के ऊपर 17 कंटेनर्स जो हैं उनका माल प्रोसेस हो रहा है, ये सब दिखाया जा रहा है। पॉसिबल है? ये क्या चीज़ है? सर जैसे जो फैक्ट्रीज़ हैं जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव है, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है जो 16 एकड़ पे बनी हुई है और एक फैक्ट्री है जो 2000 गज पे बनी हुई है।
आप 16 एकड़ की फैक्ट्री वाले को बोलते हैं कि तुम्हारा 4-5 कंटेनर ज़्यादा प्रोसेस नहीं करने देते, उसको मुश्किलात पैदा करते हैं, हर्डिलेंस करते हैं। पर जो 2000 गज की फैक्ट्री है वो दिन में 17 कंटेनर प्रोसेस करके निकाल रही है, जबकि उसके पास कंटेनर खड़ा करने की 3 कंटेनर खड़ा करने की जगह नहीं होगी 2000 गज के अंदर, और वो दिन के अंदर 17, 18 कंटेनर प्रोसेस कर रही है। तो ये पॉसिबल कैसे है? हाँ। इस पर सबने शिकायत भी की चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी साहब के साथ भी, और उन्होंने डीजी साहब से ही बोला कि सर आप इसको कैसे पॉसिबल है। तो सर इसका आसान सा हल था जिसको प्रूफ के साथ दिया गया कि वहाँ जो कैमरे थे वो काम भी नहीं करे। सर्टेन कैमरे जो लोडिंग एरिया में होने चाहिए थे वहाँ उन्होंने कैमरे भी नहीं लगाए हुए थे, मखसूस जगहों पे कैमरे इंस्टॉल किए हुए अपने लोगों को नवाजने के लिए। सर ये क्या हो रहा है? यू हैड बीन डीजी डीपीपी, ये क्या हो रहा है इदारे में? वाकई बदकिस्मती है हमारी, जो बाबर साहब ने पॉइंट आउट किया कि एक बंदे के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो 17 कंटेनर वहाँ पार्क कर सके, लेके आ सके, स्टोर कर सके। तो 2000 गज के प्लॉट में कहाँ से 17 कंटेनर का माल आएगा? कैसे करेगा वो? कैसे उसको पूरा प्रोसीजर जो है उसको कैसे फॉलो करूँगा? वाकई ये बदकिस्मती है, और इससे तो बैड नेम आएगा, इससे इंटरसेप्शंस होंगी, इससे नॉन कंप्लायंस आएगी। वो तो बाद में आएंगी ना, वो तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे वो बाद में आएंगे। जो यहाँ पर हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो हमारे लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसको कहते हैं नेपोटिज्म, कि अपने बंदों को ऑब्लाइज करो, उनको इंस्पेक्टर लगा दो, उनको डीजी लगा दो, उनको एक बंदे को, जैसे अभी बात हुई कि 3 चार्ज, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि एक बंदा 3 डायरेक्टरेट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट, क्वारंटीन एक अलहदा डायरेक्टरेट है, पेस्टिसाइड का एक अलहदा है, और लोकस्ट का एक सेपरेट है। तो ये तीनों एक ही को दिए हुए? एक को दिए हुए हैं। वो कैसे करेगा? वो तो फिर यही काम करेगा कि 2000 गज के प्लाट में वो 17 कंटेनर को ट्रीटमेंट करके सबको, तो फिर वो सबको सर्टिफाई किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, हमारे साथ दोनों साहिबान मौजूद हैं, जनाब बाबर खान दुर्रानी साहब भी और डॉक्टर तस्नीम अहमद भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जी डॉक्टर तस्नीम साहब, ये जो बात की जा रही है इनकॉम्पिटेंस की या फिर लीडरशिप की जो क्राइसिस की, तो ये सिर्फ डीपीपी की हद तक है, या फिर आपका जो नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी, जिसका कोई मेंबर भी गालिबन उस दिन मीटिंग में शरीक नहीं हुआ था, चेयरमैन साहब इसके ऊपर भी बड़े खफा थे, तो जी वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें? इसमें इमरान भाई हम ऐसे शुरू करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है, कमियां आ जाती हैं, डिटीरियोरेशन हो जाती है, लेकिन बेहतरी उसमें यही है कि उसी डिपार्टमेंट को ठीक कर लिया जाए, जहाँ पे डेफिशिएंसी है, जहाँ पे कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, उसको वहाँ पे लगा के उसी डिपार्टमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन कर लें। लेकिन हमारे वो चीफ एग्जीक्यूटिव को बड़ा शौक है कि अथॉरिटीज़ बनाने का। अब ना तो वो डीपीपी रहा, डीपीपी को इन्होंने डिस्बैंड कर दिया, और वो जो नेफ्सा बनाया एग्री ट्रेड और फूड सेफ्टी अथॉरिटी, ना वो बन रही है इनसे, ना वो डीपीपी बना ही नहीं है, मतलब उसको रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकी। और उसमें बदकिस्मती ये है कि जो क्वालिफाइड पर्सन थे डिपार्टमेंट के और डिग्री होल्डर थे, एक्सपीरियंस थे, उसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं कि डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन, जिसको अभी नाम दे रहे हैं नेफ्सा के नाम से, उसमें एक और डिपार्टमेंट उन्होंने एनिमल क्वारंटीन ऐड कर दिया है, जो पहले नहीं था। अच्छा, पहले एनिमल क्वारंटीन सेपरेट था, अपने प्लांट क्वारंटीन सेपरेट था, उनको मिला के और पेस्टिसाइड को मिला के इन्होंने जो मलगूबा बनाया है वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, मैं आपको बता दूँ इसमें। अच्छा जी, क्योंकि किसी दूसरे कंट्री में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें पेस्टिसाइड भी साथ हो और क्वारंटीन दोनों एनिमल और प्लांट क्वारंटीन हो। लेकिन इसमें ये है कि जो हो सकता है ऑस्टेरिटी के नाम पे कर रहे हो यही ऑस्टेरिटी के नाम पे। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता था कि डीपीपी कह लें या नेफ्सा कह लें, कुछ भी कह लें उसको, ये यूनिक डिपार्टमेंट है इन पाकिस्तान, जिसको अंडर आईपीपीसी इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के अंडर आप करते हैं नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कहीं भी रिडंडेंसी नहीं है काम की, इसका काम वाहद यही डिपार्टमेंट है जो करता है। मसलन बाज़ वो है ना डिपार्टमेंट में कोई ओवरलैपिंग है, पीआरसी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की मिसाल लें तो वो रिसर्च का काम कर रहा है, सूबों में भी है, अच्छा फेडरेशन में भी ठीक है। ये बड़ा स्पेसिफिक है, ये बहुत स्पेसिफिक है। ओके। और स्पेसिफिक इस तरह भी कि क्वालिफिकेशन भी इसकी डिफाइन है
कि टीम लीडर कौन होगा, उसके डायरेक्टर कौन नहीं, लेकिन जब ये कहा जाता है कि टीम लीडर BS19 का एक कस्टम ऑफिसर नॉन टेक्निकल वो यहाँ पर लगा दिए गए, वो लगा दिया गया ना, तो उसका रिजल्ट आपने ये बता दिया हमें कि विद इन 6 मंथ हमारी एक्सपोर्ट 80% तक डाउन आ गई है। हालांकि बेनिफिट भी दिया है बाबर साहब ने, जैसे बताया कि $100 मिलियन का, उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन हो रही है, उसके बावजूद सीरियस। और मैं वो बात कर रहा था कि वही जो क्वालिफाइड लोग थे डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन के, अभी रिसेंटली 3 अपना ये जुलाई को नोटिफिकेशन हुई है, उनको सरेंडर कर दिया इन्होंने, जिनकी 11-12 साल सर्विस है इसमें DPP में। अच्छा, जिन्होंने लीडर बनना था इस डिपार्टमेंट में, हाँ। उनको सरेंडर कर दिया है, हाँ। और नॉन टेक्निकल बंदे लेके आ गए हैं। उसमें भी नॉन टेक्निकल बंदों में भी एक बंदे को अभी हमने डिस्कस किया कि 3 चार्ज हैं, जो उसकी ना उसकी क्वालिफिकेशन है ना उसकी कैपेसिटी है। अगर ये सूरत हाल होगी तो ये एक्सपोर्ट्स हमारे ये जो मैंगो के हवाले से बात कर रहे थे, सुने कोई कमेटी भी बनी थी, वो मैंगो कमेटी का चार्ज जो है वो किसी एक और साहब को दिया, ग्रेड 16 के शायद वो थे, और 19 के इख्तियारात उनको दे के, और फिर चेयरमैन साहब ने जो असल पॉइंट उठाया था वहाँ कमेटी के अंदर कि एक डिप्टी डायरेक्टर को 3 चार्ज दिए हुए हैं। वो डायरेक्टर भी नहीं है, ही डिप्टी डायरेक्टर जिसको 3 चार्ज दिए हुए हैं, और उसको डायरेक्टर के 3 चार्ज दिए हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर को डायरेक्टर के 3 चार्ज दिए। तो थोड़ा सा आप इस बात को भी समझें कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। उसके अलावा एक एंटोमोलॉजिस्ट है 16 ग्रेड का, उसको पूरे मैंगो का एक्सपोर्ट हेड बनाया हुआ है, एक 16 ग्रेड के ऑफिसर को, जो DG साहब को खुद देखना चाहिए था, या एक डायरेक्टर। मतलब ये सारी जो बातें आप कर रहे हैं ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कस हुई हैं और बहुत नाराज हुए चेयरमैन साहब कि आप, और ये मैं आपको नाज़रीन बताते चलूं कि सेनेट की वेबसाइट जो है उसके ऊपर भी ये सब पोस्ट है, सब मौजूद है। बहुत मुश्किल हो गया है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। मेरी रिक्वेस्ट यही है पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, काइंडली इस मैटर को देखें कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो सब SOP 21 प्लांट्स पे एक जैसा फॉलो करें। नहीं, पहले तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आप वहाँ से सही करेंगे ना, ये तो सारी चीज़ें फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट में आती हैं। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, 100% करेक्ट के क्वालिफाइड मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं कि ये रूल्स रेगुलेशन है, जिसकी ये क्वालिफिकेशन होगी उस बंदे को हम ये अपॉइंट करेंगे, हाँ। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद उसको वायलेट कर रही है, हाँ। तो उसका रिजल्ट फिर यही होगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। अगर वो अपनी रिपोर्ट टाइमली हायर अप्स को या जो भी डिसीजन मेकर, हाँ। उनको देते हैं तो वी होप कि कोई अच्छा रिजल्ट। ठीक है, और हम चाहेंगे कि वो रिपोर्ट जो है वो जरा पब्लिक भी हो, ताकि पता चले कि किस तरह से काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि चंद अरसे पहले आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऐलान हुआ था कि कोई एक रिपोर्ट वगैरह तैयार हो रही है जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ, लेकिन वो भी कुछ आगे पता नहीं चला कि कौन उसमें शामिल है, कौन उसमें नहीं शामिल है, और अगर कोई शामिल है उसमें तो इस वक्त उसका क्या स्टेटस है, उसको मज़ीद कितने चार्जेस दे के और आगे प्रमोट कर दिया गया है, या फिर उसके खिलाफ कोई वाकई कार्रवाई हुई है। ये इस कौम का हक है कि इसके बारे में इनको पता चले। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।